चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था और हमने देख लिया था कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, और टेम्परेचर ना। अब हम बात करेंगे आज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका भी पीडीएफ नोट्स मैं बोल दूंगा, आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा, ठीक है। भाई बात करना बंद करो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझिएगा जरा आराम से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जैसे एक कंटेनर में क्लोरीन गैस भरी है, ठीक है, तो क्या क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? बात समझिए, नॉर्मली क्या है, हाँ जी, ठीक है, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल भी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? भाई गैस अगर कंटेनर बंद है तो सारे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों चलते होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टेकिंग प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, या अगर इनर्ट गैस ले लीजिए तो वो तो बेटा मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, तो उनके एटम्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चल रहा है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी अगर मैं बोलूं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप उधर ही रहो सर। हेलो, अच्छा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप सब लोग अपना कैमरा 2 मिनट के लिए ऑन करोगे? सब लोग, जिन लोग का कैमरा ऑफ है वो लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो जरा। ओके, सो ठीक है, ओके, सो थोड़ा सा 1-2 मिनट आपसे बात करना था, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया लेक्चर्स में। सो जो न्यू स्टूडेंट्स है दे नोज मी, मतलब मे बी ओल्ड स्टूडेंट जानते रहेंगे मेरे को, जो न्यू है उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ आरके सर फ्रॉम फ्यूजन साइंस क्लासेस। अच्छा, लेक्चर बीच में इंटरप्ट करने का और डिस्टर्ब करने का रीजन एक ही था। तो एवरीवन शायद आपने मेरा पोस्ट देखा रहेगा, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी सेंड किया था। ये साल अपना जो नीट और सीईटी के रिजल्ट एग्जाम हुए थे लॉकडाउन के सिचुएशन में, कुछ सितंबर में हुए थे और अक्टूबर में हुए थे एग्जाम्स, जेडबलई और सीईटी और नीट के, तो उनके कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। तो 29 नवंबर को अगर आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, राइट, और उसका मैंने आपको पोस्ट भी सेंड किया था और रिजल्ट का डिटेल भी सेंड किया था। तो अभी इसमें स्पेशल क्या था? तो स्पेशल तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली स्पेशल है इसमें। तो स्पेशल ये था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस साल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, यू वोंट इवन बिलीव, क्योंकि उसमें जो रैंक आया था, आपको एक लिस्ट भेजा था मैंने, उसमें टोटल 19 स्टूडेंट्स थे, दोज हु हैव टॉप इन एंटायर महाराष्ट्र। आप आई रिपीट अगेन, एंटायर महाराष्ट्र का मतलब क्या होता है? एंटायर महाराष्ट्र का मतलब ये होता है कि पूरे महाराष्ट्र में से देयर आर 19 स्टूडेंट्स आर देयर, कि सम फ्रॉम नागपुर, कोल्हापुर, अमरावती या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब एरिया से जो लोग ने टॉप किया था, इसे 19 बच्चे थे टोटल, और जिन्होंने 100% पाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्जाम में। तो उसमें से अगर आपने देखा था 100% मतलब जो 4th नंबर था, मतलब जैसे कि उसको 4th नहीं, इट्स 100% ओनली, मतलब 19 बच्चों में अपना एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तनय मांजरेकर, ही इज फ्रॉम फ्यूजन साइंस क्लासेस। और आज लेक्चर में आपको उसके लिए डिस्टर्ब किया बिकॉज आई हैव कॉल्ड दैट पर्सन हियर। वो आप लोगों से अभी थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंडर द सीईटी एग्जाम ही हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन महाराष्ट्र 100%। सो अपने बीच आज तनय मांजरेकर रहेगा, तो जो पीसीबी या पीसीएम या नीट है या मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस हाउ ही हैज गॉट हिज गुड नंबर। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तनय, तनय प्लीज आजा बेटा, इनको अनम्यूट कर देता हूँ। लेकिन अब तनय बात करो, अरे आप इसको इंट्रोड्यूस तो करके दो। तनय मांजरेकर
हाँ ये आपको अभी पता था, सर ने इतना कुछ बताया। महाराष्ट्र सीटी का जो रिजल्ट हुआ उसमें इन्होंने 100 आउट ऑफ 100% आई। महाराष्ट्र में टॉप किया इन्होंने हमारी कोचिंग क्लास से, फ्यूजन साइंस क्लासेस से। और ऐसा नहीं है केवल इन्होंने एमएससीटी में ही रैंक निकाली, इन्होंने नीट में भी 585 मार्क्स 720 में, और इनको बारामती पुणे का एमबीबीएस भी मिल गया वहां पे कॉलेज। यानी फाइनली ये डॉक्टर बन रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर। ऑलरेडी सीट्स फॉर एमबीबीएस आल्सो, मतलब उसका एमबीबीएस में तो ऑलरेडी एडमिशन हुआ था, लेकिन जैसे 28 नवंबर को जो रिजल्ट आया सीईटी में वो तो अनबिलीवेबल था। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100%, 100 आउट ऑफ 100 का मतलब अराउंड 5,42 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम, और अराउंड 5.5 लाख स्टूडेंट में से फर्स्ट रैंक निकलना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और वो भी दहिसर बोरोली की बात नहीं चल रही, ना ही मुंबई की बात चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर महाराष्ट्र। सो ही हैज गॉट 100 percentile in entire Maharashtra, right? So it's a very big achievement. So I just wanted to connect. So it's a very congratulations for you. और मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा अपना जो जर्नी था, जैसे तूने 10th क्लियर, आप लोगों ने भी 10th क्लियर अभी किया ना रिसेंट में, थोड़ा लॉकडाउन का था, बट अभी वो भूल जाओ सब, लॉकडाउन सब क्लोज हो चुका है। सो सिर्फ है ना, आई नो दैट ये ज्यादा बात नहीं करता है, आई नो ही, बिकॉज़ इसको बुलाने के पहले हम लोग 10 बार सोच रहे थे कि ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा तेरा जर्नी था जब तूने 10th का एग्जाम दिया था। ही हैज गॉट, यहाँ से कुछ शैलेंद्र से बच्चे हैं ना, शैलेंद्र से, तो ये शैलेंद्र वाले स्टूडेंट्स इसको जानते रहेंगे। ही इज आल्सो फ्रॉम शैलेंद्र स्कूल। सो ही हैज गॉट 94% इन अ 10th स्टैंडर्ड। तब उसके बाद का तू जो 11th में एडमिशन लिया, उसके बाद तेरा लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का जर्नी प्लीज शेयर कर, और कैसे पढ़ाई करने का, शायद तुम लोग को इससे थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा, राइट? और बिकॉज ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वापस से इमेजिन करो, फर्स्ट इन महाराष्ट्र, मतलब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं किया इसका मतलब, इसका मतलब एक क्वेश्चन भी, इतने क्वेश्चन एमएससीटी में आए थे, सिंगल क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ इसका मतलब। तो यू कैन हैव चैट विद him also, you can ask n number of questions ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प होगा, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है he will tell you that, right? तने प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं 11th में आने से पहले आर्ट्स में जाने वाला था। सर ने बोला कि साइंस ले और डॉक्टर बन जाएगा। मैं निकला, 11th 12th इधर से किया। 12th में मेरे को पीसीबी में कुछ 89% था बोर्ड्स में, और इसके लिए एमएससीटी के लिए 99.81। बाद में सर बोले कि रुक जा एक साल। बाद में मैं नीट रिपीट किया तो अभी 585 है। कुछ नहीं, सर के नोट्स बस हो जाते, केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं। बाद में फिजिक्स और बायो के लिए भी सर एकदम बेस्ट है, हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेने का बचेगा। फिजिक्स के लिए यूएसएस, नहीं तो डीसी पांडे करके बुक है वो कर लेने का। केमिस्ट्री के लिए सर के नोट्स बहुत हो जाते हैं, एक्स्ट्रा करने का रहेगा तो यूएसएस करने का, और एक हमारे क्लासेस के नोट्स से वो किया था मैंने। और बायो के लिए भी यूएसएस प्रेफर करने का, थियरी थोड़ा भी नहीं पढ़ने का, एमसीक्यू कर लेने का, और एक एमटीजी करके आता है वो कर लेने का, तो हो जाता है। और एमटीजी तो हम लोग इनको यहाँ कराते हैं। हाँ, एमटीजी हम लोग खुद ही करा देंगे। यूएसएस खुद से करने का, यूएसएस आपका खुद प्रैक्टिस, जो डाउट्स रहेगा ना सर बता देंगे, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब तो हो जाता है। और फिजिक्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 1 घंटा पूरा बच गया था पेपर सॉल्व होने के बाद, नीट का पेपर। हाँ, तो मैंने आधे घंटे में पूरा वो राउंड, सर ने बताया था कि मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे हो जाते वैसे ही पेपर सॉल्व कर लेने का, तो इसकी वजह से मेरा आधा घंटा और बच गया था। तो उसमें मैंने जो बचे हुए क्वेश्चन से वो भी कर लिए, तो और मतलब हो गया उसमें। और लास्टली सीईटी में तो नीट से थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन थे, तो हो जाते उसमें भी। अभी ये तो इतना ही बोलेगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा। So you should have to ask him question, मतलब जो भी आपको n number of question you should have to ask, मतलब आपको पूछना पड़ेगा, तब तक ये बोलेगा नहीं। तो आपको कुछ पूछना है तो you can ask any question। आपको जो अगर if you really wanted to crack the need, और अगर आपके दिमाग में कुछ questions है, कौशिक, विराज, if you want to ask any questions, you can ask him। क्या कैसे पढ़ाई करने का, how many hours क्या कुछ चाहिए है, वो टाइम मैनेजमेंट की तरह any question, ये आपका डाउट है, not mine। वहाँ पर भी ऑनलाइन also, if you have any question तो kindly ask। अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है समय को रिलेट सीटी, रिलेट नीट, आपको जेडब्ल्यू के बारे में पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी।
अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं मिलेगा। हाँ। जो टॉप किया है वो बच्चा अपने को फेस टू फेस कभी नहीं मिलेगा, राइट? तो आप बोल रहे हो। इसके लिए मतलब सॉल्व करने का जितना तेरे क्वेश्चन ज्यादा कितना सॉल्व करेगा ना, उससे तेरे को मतलब प्रैक्टिस होगा और तेरे को सामने क्वेश्चन समझ में आएगा ना कि ये क्वेश्चन ऐसा है, तो फटाक से तेरे को समझ में आएगा। सेल्फ मतलब मैं कुछ टाइम टेबल नहीं बनाता था, एक चैप्टर लिया, एक दिन में उसको खत्म ही करने का, कितना भी टाइम मतलब कितना भी बच जाए, 12 बजे 1 बजे। टाइम टेबल टारगेट बना। हाँ टारगेट, एक हफ्ते में 4 चैप्टर इसके, 2 चैप्टर इसके, कितने भी मतलब खुद से मतलब जितना होगा उतना वो कर लेने। दिन में कितना घंटा पढ़ता था? 9 घंटा। ये बात इम्पोर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो। तने दिन में कितना घंटा पढ़ता था? 9 आवर्स। आंसर आपने सुना? आप लोग कितना घंटा पढ़ते हो? 9 मिनट। 9 मिनट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई थिंक ओवरऑल सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने सिंगल क्वेश्चन पूछा कि कितना घंटा पढ़ता था, और ये तो झूठ बोलेगा नहीं बिकॉज़ ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो 9 आवर्स स्टडी, आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 9 घंटा दिन में पढ़ता था, तब जाके उसने नीट क्लियर किया। अगर आप लोगों को सीईटी और नीट लेवल पे अगर लेवल पे आना है और अगर क्लियर करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम व्हाट आई पर्सनली से 6 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है। ये सब हर सब्जेक्ट 6 घंटा 2 minimum घंटे। पढ़ना है। क्योंकि minimum 6 hours you have to study. You have to manage class time also. You have to manage the college lectures also, and you have to manage self study also. You cannot use the excuse. सर मैं कॉलेज 6 घंटे जाके आता हूँ, अगर आपको सबसे बुरा है तो excuse नहीं देना। तो ये भी कॉलेज करता था पहली बार, ये रेगुलर अटेंडेंस है। ये तो ना कौन सी कॉलेज में था? शैलेंद्र में था। तो ये रेगुलर था। शैलेंद्र में ये जो आप बोल रहे हो ना इंटीग्रेटेड का कोई कंसेप्ट नहीं है, अटेंडेंस इज कंपलसरी इन शैलेंद्र कॉलेज। तो हाँ, तो ये कॉलेज जाके लेक्चर अटेंड, क्लास में आके लेक्चर अटेंड करके, मतलब 6 घंटे का कॉलेज भी होता था, 3 घंटे का उसका क्लास भी होता था, एंड देन ही स्टडीड एट 6 to 9 आवर्स स्टडी। सर आपने खुद ने पूछा, ये आंसर मेरा नहीं था, तो आप समझ गए थे। अगर आपको सच्ची में सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा कि सर मैं मस्त से उठेगा और 2 घंटा राउंड मार के आएगा, नहीं होगा। आपको इतना घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मतलब शॉर्टकट में आपको 16 घंटे का आपको प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब तो अभी 2 इयर्स करके एक्चुअली बचेंगे 1.5 ईयर, 18 मंथ्स इन योर हैंड। तो 18 महीने के लिए आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा अपने आप को। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन इन योर माइंड। आपको कंप्लीट एक ही चीज के बारे में सोचना है कि भाई मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे सीईटी क्लियर करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। इसके लिए थोड़ा पागलपंती की जरूरत जरूर। एक अच्छा इंसान ये नहीं क्लियर कर पाएगा। अगर ये थोड़ा बहुत स्टडी ओरिएंटेड रहेगा, कोई किताबी कीड़ा बोलेगा, इसके लिए जरूरी है। अगर आपको नीट क्लियर करना है, सीईटी क्लियर करना है, इंजीनियर, थोड़ा पागलपंती जरूर है। पागल बनो तो पढ़ाई की, क्योंकि जब तक अपने को हम लोग उस स्टडी को अपना नहीं लेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको अगर 6 घंटा पढ़ना है तो उसके लिए पागलपंती बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से आदमी बोर होता है, 6 घंटा पागल इंसान नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस बोला। अगर आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है तो आपको थोड़ा साइको बनना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ने के लिए दिमाग का दही हो जाता है। यस और नो? मैं खुद पढ़ाई किया था, लेकिन मैं इतना परसेंटेज नहीं लाया था। So guys, हाँ, yeah, there is some question. भाई आपका नंबर तो हाँ तेरे को नंबर मिल जाएगा। नंबर में सेंड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क, एनी अदर क्वेश्चन। चलो फटाफट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज एनी क्वेश्चन। पीसीबी के साथ कौन सा सब्जेक्ट था? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये शैलेंद्र कॉलेज था। ये शैलेंद्र कॉलेज में ऑप्शनल नहीं रहता, आपको कंपलसरी जनरल साइंस लेना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, चारों सब्जेक्ट लिए थे भाई। आज और पूछना है इंग्लिश टुडे ये पूछना है, नीट करना है ना तेरे को, मेडिकल या इंजीनियरिंग। आज एनी क्वेश्चन। ये भी शैलेंद्र से है ना, इज फ्रॉम शैलेंद्र 91%। ये भी शैलेंद्र था, कॉलेज भी शैलेंद्र, स्कूल भी शैलेंद्र। और कुछ इनफ नहीं पूछना है? नहीं सर, हम लोग ऐसे ही मस्त है, मजा आया। और कुछ क्वेश्चन? पीसीबी का क्वेश्चन तेरे को समझ में नहीं आया उसका? वी हैव आस्क्ड के लिए कौन सी बुक लूं? डीसी पांडे और डीसी पांडे
पूरा HCM पाएंगे में बहुत हाई लेवल है। चलो प्लीज कैसे अभी देख 10 क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का, जो नहीं आता सर से पूछ लेने का, नहीं तो ऑनलाइन तो बहुत सब सब मिल जाए। तो उसमें कैसे तेरे को एक बार सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि ये अभी ऐसे करने का, तो अगली बार वो ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में आएगा तो अच्छा रहेगा ना। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये ऐसे ही बोलता है। ये ऐसे ही बोलते हैं, इसका यही हाई वॉल्यूम है। ठीक है, और कुछ? अच्छा एक इसके बारे में और फनी फनी थॉट्स बताता हूँ। आप अगर जहाँ पे बैठे हो ना, ये आपको क्या लगता है कि ये बहुत सिंसियर बच्चा है? बताया था ना उस दिन, वो फोटोग्राफ है ना, वो हमारी अमोल टिक्का, पाटिल सर की। टिकली लगाया हुआ, टिक्की लगाया। आपको कैन यू इमेजिन किसने किया रहेगा? अरे ये सब इसी का कार्य। इसके चक्कर में दूसरों की तरह मारे थे। और इसके चक्कर में कितने लोग ने बाहर खाया भी है, और लेकिन इसका किसी ने नाम नहीं बोला। इतना सीधा था कि वो सही नहीं कर सकता, तो ये करेगा। So at the end, I'm closing this session. If it is anyone has any doubt, so आप पूछ, क्या लिखा है सर? बुक्स के नाम ग्रुप के हाँ, भेज देंगे बेटा, भेज देंगे। और डोंट वरी, आप जब स्लोली स्लोली आगे बढ़ोगे ना बेटा, यू विल कम टू एवरीथिंग। सर 2 मिनट। हाँ, अरे आए रखते। थैंक यू सर, अच्छे से आप पढ़ाई करो आगे भी। चले भाई स्टार्ट करें। तुम लोग भी अच्छा करो, तुम लोग भी बुलाया जाए। चले बाकी लोग बुक का टेंशन मत लो कि कौन सी बुक चाहिए, क्या चाहिए, जो भी तुमको चाहिए हमको बताओ, मैं बता दूंगा कौन सी बुक तुमको करना है। ठीक है, परेशान मत हो कौन सी बुक लिया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, बट काम की बात क्या थी ना बेटा, इसमें लगे खास बात क्या थी ना, 11 से जिस दिन से एडमिशन हुआ इसका मोटिव सेट था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और जैसे बोल दिया गया ना, तो ये कंटिन्यू। अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी बैच जो 12th में है, झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपकी तरह ही आए थे 94 95, बट किसी ने सिंगल डाउट आके मुझसे अभी तक नहीं पूछा है। हमको लगा 12th कंप्लीट होने वाला कि कहीं से प्रदीप से डाउट लाया, यूएसए से डाउट लाया, कहीं से लाया, सब केमिस्ट्री का डाउट लगा। ठीक है, बट ये बच्चा आप देख रहे हो बॉडी वेट कितना है, ठीक है कितना, और 2 मोटी मोटी यूएसएस लेके आता था। ठीक है, और मैं निकलता था बाहर तुरंत भागते हुए, कहीं भाग न जाएंगे। ठीक है, अगर सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बराबर इसको बोल दिया था कि बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स पढ़ मेरा, और सिर्फ क्वेश्चन लगा। ठीक, होता है क्या बेटा, अपन लोग क्या करते हैं, सिर्फ थियरी पढ़ते रहते हैं। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा आपको पूरी थियरी, जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अपनी पकड़ नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक थियरी का कोई मतलब नहीं है। अगर सब समझो कि तुमने मेरा नोट्स पढ़ा, ठीक है, और तुमने फिर ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट किया, तुमसे हो रहे हैं, इसका मतलब जो मैंने तुमको पढ़ाया वो समझ में आया है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार है। अभी बच्चों को क्या लगता है, सर हमने कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कर लिया, पूरा बढ़िया अमोल पाटिल सर ने पढ़ाया था, लास्ट तक निकाल दिया। ठीक है, तो वो चीज नहीं होती। आपको कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग बात होती है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है। कभी कभी क्या बड़े मिलते जुलते आंसर आते हैं आसपास, तो उसमें डिसीजन लेना पड़ता है कौन ज्यादा सही। बात समझे ना, आंसर को देखो, जितना ज्यादा स्टडी करोगे ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है ना कि आपको गलत आंसर पकड़ना आना चाहिए। आप क्या किसी चक्कर में फंसे रहते हो, इसमें सही कौन है, ये देखो इसमें से गलत कौन है। ठीक है, जिसका इसका वास्ता ही नहीं इससे, तो सही अपने आप सामने आएगा। और इसको बोला ही था, नीट जिस दिन होने वाला था, एक रात पहले मैंने फोन किया था इसको, पूरा इसको मुझे पता कि थोड़ा सा है घबरा गया होगा, रात में एक दिन पहले इसको फोन किया, इसको समझाया कि भाई तुमको कल जा रहे हो पेपर देने, तुमको करना क्या है, क्योंकि फॉर्मेट नहीं पता रहता, सिर्फ पढ़ लिए हो, ठीक है। बट इनको मैंने बताया कि भाई देखो ऐसा करो, सबसे पहले तुम्हारा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है बायो, बायो पे ले जाओ। ठीक है, और एक बार बायो करने के बाद, मतलब पहले राउंड में ये देखो सब क्वेश्चन हाथ मत डालो। अगर 90 क्वेश्चन नीट में बायो के आए हैं, तो पहला राउंड जब चलो तो केवल उसी क्वेश्चन को टच करो जिसमें तुम 100% श्योर हो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत कोई काट नहीं। फिर ऐसा ही केमिस्ट्री में करो, जिसको थोड़ा भी डाउट है ना कि यार ये तो थोड़ा मिस्टेक है, वो क्वेश्चन छोड़ो, पहले पहले राउंड ऐसे निकालो।
तो तुमको पता चलेगा यार पहले राउंड में मैंने 180 क्वेश्चन में कम से कम 130 क्वेश्चन सही कर दिया है, जो एकदम सही है। फिर दूसरा राउंड लो, उसमें वो क्वेश्चन को टच करो जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं 2 ऑप्शन को गलत कर सकता हूँ, कि हाँ ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हमको लग रहा है कि ये नहीं हो सकते, 50-50 खेलो वहां। और जिसमें तुमको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो वो क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ, ठीक है। इतना इसको पढ़ा के भेजा था एक रात पहले कि ये कब करके आना, नहीं तो क्या माइनस बहुत खतरनाक हो जाता है, नेगेटिव से बहुत गड़बड़ होता है। फिर भी इसका ये अपना खुद का जो था तो 600 आ रहा है, इसका शायद हमको लगा 4 क्वेश्चन गलत हुआ, जितना ये करके आया था 600 का पेपर करके आया था 720 में 585 पाया, 4 क्वेश्चन एनडीए का जो आया क्वेश्चन सेट, उसमें जो आंसर शीट आई थी उसमें इसका 4 है, 3 या 4 3 क्वेश्चन, हाँ 12 नंबर गलत हुआ इसका, ठीक है 3 क्वेश्चन रॉन्ग निकले। और सोचो अगर ये सब ऐसे दबा के कर डाला होता, ठीक है, यहाँ जो गलत भी है मार दिया हो तो शायद और कम आता। और इस बार इतना खतरनाक कंपटीशन था कि 585 पाया हुआ है। अब ऐसे हमारे कई बच्चे हैं जो बेटा उनको मैं आपके सामने नहीं बुलाया, 549 वाले भी अपने पास है, 510 वाले भी हैं, मतलब 500 के हमको लगता है ऊपर अपने क्लास से 4 से 5 बच्चे हैं, लेकिन उनको हम लोग एंटरटेन नहीं कर पाए। रीजन क्या, इस बार का पेपर ऐसा आया था और रैंक इतनी हाई गई है ना। पिछली बार जो 577 अपने क्लास का बच्चा पाया था अभिषेक मिश्रा, यही फोटो लगी होगी कहीं, इसकी रैंक थी ऑल इंडिया 13,000 रैंक, 577 में ऑल इंडिया रैंक 13,000, ये पाया है उससे ज्यादा नंबर 585, इसकी रैंक 27,000, जस्ट डबल हुई इस साल रैंक। क्यों? क्योंकि पेपर आसान है, ठीक है, पेपर आसान आता है तो रैंक बढ़ जाता है। पिछली बार 700 के ऊपर केवल 2 लड़के थे पूरे इंडिया में, इस बार 700 के ऊपर 20 लड़के, जो 700 के ऊपर नंबर पाए, तो नंबर बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ होता बेटा 2 साल को इतना पढ़ा है, इतना मेहनत किया, तब तक 585 पहुंचा है, तो हल्के मत लेना, इसके पीछे बड़ी मेहनत है इसकी। तो आप भी अगर उस तरह से 11th की मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत बढ़िया कर ले जाओगे, और सब तुम्हारे ऊपर ही है, कुछ नहीं होता कि इतना पढ़ना उतना पढ़ना। ये समझो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोचिंग क्लास सब ठीक है, कॉलेज भी ठीक है, बट 6 घंटे कम से कम आदत डालो कि अगर तुमको जेई करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2-2 घंटे रोज का, अगर नीट में जाना है तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 6 घंटे। 6 घंटे तुमको अपने घर पे चेयर और टेबल पे बैठना ही है, और अगर ठान लिए 2 साल, मैं गारंटी कहूँ मैं स्टाम्प पेपर मंगा के लिख दूं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो दिवाली दशहरा ईद बकरीद नहीं देखने का, बात समझा क्या, उसको पढ़ने का एकदम ठान लो, क्योंकि बड़ी चीज पाना है ना तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना, छोटी मोटी चीज अगर लेना है तो भाई ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे कर लो। आखिर 12th के बाद था, तुमको बता रहे फार्मेसी लेने जा रहा था, क्योंकि 12th के साथ भी एमएससीटी दिया था, 99.81 परसेंटाइल उसमें भी आता। आज अगर इसको मैं 1 साल रोका ना होता तो क्या करता, फार्मासिस्ट बनता, बस दवाएं बनाता लैब में खड़े होके। अब जितने दवाएं बनाते हैं इनके यहाँ हाजिरी लगाएंगे, भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहा है, तो 1 साल रुका, समय दिया, देखो अच्छा कर गया। बात समझा ना। तो ऐसा नहीं, एमएससीटी में तो इसने बोर्ड के साथ ही कितना अच्छा परसेंटेज लाया, जो इस बार 100 पूरा टॉप कर गया महाराष्ट्र, पिछली बार 99.81 था इसका बोर्ड के साथ एमएससीटी में। फार्मेसी में टॉप कॉलेज इसको मिलता महाराष्ट्र का, गवर्नमेंट कॉलेज। और तुम्हें लग रहा होगा सर फीस कितनी होती है, अभी हंसोगे सोच के कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया एमबीबीएस तो तुम्हारी फीस कितनी है। इसको कॉलेज मिला है 10,000 रुपए फीस साल भर के एमबीबीएस। मैंने खुद उससे पूछा और इवन मैंने विकिपीडिया भी किया था कॉलेज का, तो 10,000 रुपए फीस है 1 साल के एमबीबीएस की गवर्नमेंट। और यही प्राइवेट में चले जाओ एमबीबीएस करने, 1 साल की 4.5 लाख, ठीक है, 20 लाख 20-25 लाख डोनेशन तो ऐसे मान लो पड़ते, ठीक है, वो तुमसे ऐसे ले लेंगे एडमिशन के, और हर साल 4 लाख रुपए। और इसकी फीस कितनी है, 10,000। गवर्नमेंट में लग गया ना तो बड़े आसानी से डॉक्टर बनोगे एकदम कम पैसे में, ठीक है, 10,000 15,000 20,000 कोई मेडिकल कॉलेज की फीस है ही नहीं गवर्नमेंट वालों की। तो लेकिन उसके पीछे मेहनत कर लिया, 10,000 रुपए में देखो एमबीबीएस करेंगे 1 साल का, मतलब अगर देखा जाए कि 4.5 साल का कोर्स है तो 50,000 रुपए में एमबीबीएस खत्म। और वहीं से प्राइवेट करना होगा तो क्या हाल होगा, पहली बात अपन लोग कर ही नहीं पाएंगे यार, इतना महंगा। या फिर घर में भाई पहले से डॉक्टर वॉक्टर हो, बहुत पैसा है, तब हो पाता है। इसलिए बेटा मेहनत करना सीखो, और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, जितना अभी 2 साल मेहनत कर लो, बाकी किसी चीज में दिमाग मत लगाओ, देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता। कभी बहकना मत, डाउन टू अर्थ रहो, या बिल्कुल, तो बहुत कुछ मिलता है। कभी अपने अंदर घमंड ये सब नहीं आना चाहिए, ऐसा है वैसा, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंट्रेंस जो क्वालिफाई करते हैं ना बेटा, 60% वाले भी मेहनत करके एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, ये बात आप जान लो।
ऐसा नहीं है कि जो 90% पाए हैं, 94% पाए हैं, वही क्वालिफाई करते हैं। हाँ, 94% 90% ये बताता है तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। समझा क्या? ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए बेटा कि डॉक्टर अगर बनाना ही है तो पूरे इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ ना, 30,000 कॉलेज हैं। इसका मतलब हर साल एक कॉलेज से तो एक बच्चा टॉप मारता ही होगा ना, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता होगा, तो उन्हीं 20,000 को एमबीबीएस दे दिया जाए कि भाई आप लोग टॉप किए अपने कॉलेज से, आइए आप डायरेक्ट एमबीबीएस कर लीजिए। वो अलग ही चीज है। उसके बाद भी एंट्रेंस कराते हैं। जरूरी नहीं है कि 94 वाला बहुत अच्छा हो, क्योंकि बोर्ड में नंबर उठाना और एंट्रेंस में नंबर उठाना एकदम अलग है। फॉर्मेट ही चेंज है बिल्कुल। और जो एंट्रेंस को लेके शुरू से फोकस रहता है, तैयारी करता है, उसका बोर्ड आराम से निकल जाता है, क्योंकि आप इतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है। जैसे हम लोग जब बोलते हैं कि देखो ऐसा कभी नहीं आया, ये क्वेश्चन ऐसा आज तक नहीं आया, ये ऐसे कैसे आता है, कि पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है कि इतना किया है, और हम भी इसी फील्ड से थे। ठीक है, हमने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है 2 साल 3 साल कोटा में, तो उस चीज को हमने फील किया है कि कैसे प्रिपरेशन होती है। तो इसीलिए जो बच्चे हमको ढंग के लगते हैं तो उनको मैं गाइड करना स्टार्ट करता हूँ कि भाई तुम हाँ बेटा, मेरा 1 मार्क्स से पीएमटी रुका था मेरे समय में, 169 था 200 में, 170 पे एमबीबीएस था, मुझे गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा था, मैंने गवर्नमेंट बीडीएस लिया नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल बीएससी एमएससी पीएचडी, नाम के सामने डॉक्टर लग गया है फाइनली। ठीक है, तो पीएचडी करे डॉक्टर बना, लगा दिया अपने नाम के सामने, मतलब केमिस्ट्री में डॉक्टर। तो आप भी बेटा क्या करिए, मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करो, 100% मिलेगा। कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, 11 से मेहनत करना स्टार्ट करिए। बाकी थियरी व्यूरी पढ़ने से भैया मैं बहुत पहले बता रहा हूँ काम नहीं चलेगा। बोर्ड अगर पढ़ना है तो यहाँ अगर बोर्ड पढ़ने आए हो तो नोट्स पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम दीजिए, आप पास हो जाओ। और मैं नहीं बोलता कि बोर्ड पढ़ने के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, 30 नंबर तो फोकट में मिलने वाला प्रैक्टिकल में तुमको। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर है, थोड़ा भी पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे। 5 नंबर पा जाओ 70 में, 35 नंबर पा के पास हो गए। तो यही करने आए हो यहाँ, 35 मार्क्स पाने। बात समझा क्या? तो आप अपने लेवल पे बेटा सोचो, और सोचोगे तो कर ले, मोटिव सेट करो। सच में तुम्हें क्या बनना है तुम खुद से पूछो, क्या मुझे किधर जाना है, तो आंसर मिलेगा। क्योंकि आदमी अब खुद से झूठ नहीं बोल पाता। तुम दुनिया को बना लोगे कि ऐसा है वैसा है, खुद से झूठ नहीं बोलोगे। आप 2 साल बिल्कुल मेहनत से तैयारी करिए कि कम से कम नीट का, जेई का, मैं नहीं बोलता हो सकता बेटा ना हो सिलेक्शन, ठीक है जाने दो, बट पेपर देने के बाद जब निकलो 3 घंटे बाद, तो तुमको गिल्ट ना फील हो कि यार पढ़ा होता तो शायद हो जाता। ये चीज दिमाग में ना आए बस। ठीक है, तो ये गिल्ट नहीं आएगी, इसका मतलब तुमने मेहनत किया है। और अगर वहां पेपर देने के बाद तुम्हें आ गया यार थोड़ा सा और मेहनत किया होता ना, थोड़ा ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद मेरा हो जाता, ये सबसे बड़ी गिल्ट होती है इस समय। और तुमने बहुत मेहनत की फिर भी नहीं हो, जाने दो, भगवान कुछ और अच्छा चाहता है तुम्हारे साथ। ठीक है, ये सोचा करो। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं बेटा, बहुत सारी फील्ड है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें तुम अच्छा करो। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना, इंजीनियरिंग बनना जरूरी है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो काम करो। उसके लिए क्या टेस्ट देना है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। मैं नहीं बोलता कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। समझा गया? तो आ जाए अब अपने टॉपिक पे लौट आए, स्टेट्स ऑफ मैटर पे। हाँ, तो हम बात कर रहे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बेटा अट्रैक्शन का भी फोर्स होगा, रिपल्सन का भी फोर्स होगा। अगर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज है, इसका मतलब क्या, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया है रिपल्सन के ऊपर। और मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसका मतलब रिपल्सन डोमिनेट किया है। तो अब बात आती है इस, अच्छा ये बताओ, अपने को ये समझना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन? अट्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है भैया। पास पास क्यों रहते हैं, अपना होता है यार ये दोनों पास पास क्यों, इंटरेस्ट रहता है कि नहीं ये सब जानने में? हाँ, समझो। तो क्या होगा, अपन लोग चेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैस के मॉलिक्यूल में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो नहीं होगा। अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता तो गैस के मॉलिक्यूल बड़े पास रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब बहुत ही वीक टाइप का अट्रैक्शन है, बहुत ही
वीक टाइप का अट्रैक्शन है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कंपेयर भी मत करना आयनिक बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग नाम लेना केमिकल बॉन्ड, आप लोग बोलते हैं ना केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड में वॉन डर वाल बॉन्ड नहीं आता। ऐसा नहीं किसी के नाम के सामने बॉन्ड लगा है सच में वो केमिकल बॉन्ड है, ऐसे तो जेम्स के नाम सामने ही बॉन्ड लगा है। बात समझा क्या? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा? बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब सिंपल सा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड बॉन्ड। अगर जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातें तुमको अच्छे समझ में आ रही है, इसका मतलब हमारे तुम्हारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, बराबर। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बना है, ठीक है। अब बिल्कुल बाउंसर जाता है तो वॉन डर वाल बॉन्ड बना है। बात समझा ना? अब वॉन डर वाल बॉन्ड बनेगा, तुम मुझसे करीब रहोगे क्या? दूर भागोगे। और अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो एकदम क्या नजदीक रहोगे मेरे। सीखना है अपने को। बात समझा क्या? तो होता क्या है बेटा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जरा आपका बेस बना रहा हूं यहाँ पे मैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको तोड़ने के लिए हमको 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी लगे, वैसे बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बेटा? एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देना है, अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और इसके एग्जांपल्स होते हैं आयोनिक बॉन्ड, आपने 10th में पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, और कोवैलेंट बॉन्ड हम भी पढ़ाएंगे आपको 11th में ये सब बातें, केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर, ठीक है। यही यही दो हैं जो केमिकल बॉन्ड है। बाकी अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी लगती है वो 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल के बीच में होती है, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको भी हम आपको इस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल। तो आपको लग ही रहा होगा यार बहुत कम एनर्जी से टूट जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग तो होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है। वॉन डर वाल बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा सर, गैस है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन वीक है। तो वॉन डर वाल बॉन्ड बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वॉन डर वाल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे बॉन्ड जिनको ब्रेक करने के लिए ग्रेटर देन 42 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और अगर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें 8 से लेके 42 किलो जूल की रिक्वायरमेंट, अभी आपको लगा सर यहाँ रेंज क्यों है? तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ उससे वीक होते हैं, कुछ उससे वीक होते हैं, इसीलिए यहाँ रेंज चल रहा है, ठीक है। और अगर 8 किलो जूल पर मोल से भी कम की रिक्वायरमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? वॉन डर वाल बॉन्ड, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा अब बात है सर वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने तरह का होता है, ठीक है। अब वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा 5 तरह का होता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल फोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल। वॉन डर वाल साइंटिस्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बेटा 5 तरह का वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो अब बात आती है, पहली बात तो वीक है, हाँ? उसमें भी कितने तरह का है? 5। यानी उस 5 में भी कुछ बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ उससे वीक होगा, कुछ उससे वीक होगा, कुछ उससे वीक होगा। मतलब है खुद में वॉन डर वाल खुद वीक है, लेकिन उसके 5 टाइप हैं, उस 5 में कोई सबसे स्ट्रांग होगा। बात समझिएगा भाई, ठीक है। अब मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा जिस ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ है, कि सबसे स्ट्रांग कौन सा वॉन डर वाल बॉन्ड होता है, फिर उससे वीक कौन सा होता है, ठीक है। शायद जितना मैं लिख रहा हूँ इतने आपके बुक में इस तरह नहीं लिखा मिलेगा, मैं पहले बता दूं, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये लिखा है हमारे बुक में तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। मैं टोटली टोटली डेडिकेटेड रहता हूँ एनसीईआरटी को लेकर, इसलिए जो वहां लिखा है वो यही वही यहाँ लिखूंगा, ठीक है। 5 तरह का होता है। पहला आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल, पहले नाम लिख देता हूँ बाद में एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। आयन डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तीसरा
आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। चौथा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और पांचवा जो होता है बेटा, यहां लिख देता हूं, पांचवा जो हमारे पास है वो है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स साइंटिस्ट, ठीक है, या डिस्पर्सन फोर्स, इनके कई सारे नाम हैं, डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये बेटा 5 तरह के वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? आयन डाइपोल, उससे वीक डाइपोल डाइपोल, उससे वीक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, उससे वीक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे वीक लंदन फोर्स। वांडर वाल में भी स्ट्रेंथ है। ये 5 टाइप है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल होता है। अच्छा, अब कुछ बातों को मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये समझना आसान हो जाए, क्योंकि हम एक एक को डिटेल करना स्टार्ट करते हैं। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जरा पहले डाइपोल समझ लो क्या होता है। इसको हटा देता हूँ जरा, पहले पूरा कंटेंट समझा दूंगा, फिर इस पे जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं उसको भी कराऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो, अगर मैं बोलूं, देखो अगर कहीं लिखा है डाइपोल, इसका मतलब क्या समझो, जैसे HCl है बेटा, जरा समझो HCl, आपको पता है, थोड़ा सा इसका मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जरा समझिएगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। भाई फर्स्ट सेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 8 18 ऐसे थोड़ा होगा 10th में, तो ठीक है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। हाइड्रोजन पास है कितना? 1, तो कितने की कमी है बेचारे को? 1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या करना होगा? 8 करना होगा। यानी इनके पास भी 1 की कमी है, इनके पास भी, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे। क्लोरीन से बोलेंगे सुनो 6 अपने पास रखो और जरा 1 बीच में रखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, चलो, और दोनों खुश हो जाते हैं अपनी लाइफ में। देखो अब बताओ हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अब क्लोरीन का भी कितना हो गया? इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इनका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो दोनों ने शेयर किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं थोड़े मनचले टाइप के होते हैं, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अभी पढ़ाया नहीं गया होगा, तो थोड़ा सा बताता हूँ। टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और आई होप इतना तो नॉलेज होगा कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, इतना तो जानते हो, बराबर जानते हो ना? ठीक है, तो ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी? ज्यादा होगी। तुमको दिख रहा है? इधर बैठो, पढ़ नहीं रहा है यार, समझो। तो अब देखो जरा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, इसको कौन खींचेगा मेरी तरफ बताओ? क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, पूरा नहीं डोनेट हो जाएगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब समझो, मान लो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन के सर पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो गया। अच्छा, जितना ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ गया होगा, क्या उतना ही हाइड्रोजन से दूर भी गया होगा? इसका मतलब यहाँ आएगा डेल्टा प्लस। अब आपको लग रहा है सर आप पूरा प्लस और पूरा माइनस क्यों लिख रहे हो ऐसे, अब डेल्टा क्यों लिख रहे हो? डेल्टा का मतलब ये तब लिखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन टोटली क्लोरीन को मिल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, तब लिखते हैं प्लस माइनस कंप्लीट। यहाँ क्या हुआ, जस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ चला गया है बस, ठीक है, उसके ऑर्बिटल में नहीं घुसा है, ठीक है। जब NaCl पढ़ोगे, अभी आप आयनिक बॉन्ड जब पढ़ोगे, वहां क्या होता है आपने पढ़ा होगा 10th में, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से क्लोरीन को दे देता,
तो सोडियम पे प्लस आता था, क्लोरीन पे पूरा माइनस लिखते थे, वहां डेल्टा नहीं लिखते थे। जबकि यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि क्लोरीन को मिल गया, बस क्लोरीन की तरह शिफ्ट हो गया, इसमें डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। समझा? अच्छा, इसका मतलब क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर दो पोल बन गए क्या? एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल। दो पोल, समझा क्या? तो ये क्या बन गया बेटा? डाइपोल बन गया। इसका मतलब अब समझो, अब अगली बात बताना। मैं H और H लेता हूं, ठीक है, इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा। हाँ, अब बताओ क्या ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भी खिसकेगा क्या? क्योंकि जितनी ताकत इस हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खिसकाने की है, उतना इसकी भी है। दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। तो क्या इस मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप होगा क्या? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यानी यहाँ डाइपोल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी नहीं आएगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझा? और इसे क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जहां दो डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वो पैदाइशी डाइपोल होते हैं। मतलब उनके आप अपने आप इलेक्ट्रॉन खिसक के प्लस माइनस बन जाएगा। तो मैं इसको सोच रहा था, इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर चाहूं तो एक लाइन में पढ़ा दूं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। मैं लिखवा दूं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। बट मैं तुमको पहले इस चीज की फील दिला रहा हूं कि अगर कहीं लिखा है डाइपोल, इंड्यूस नहीं, कहीं लिखा है डाइपोल, इसका मतलब ओरिजिनली वो मॉलिक्यूल पोलर रहा होगा, तभी उसके अंदर अपने आप डाइपोल बन गया होगा। और कहीं लिखा है, मान लीजिए लिखा है क्या? इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या होता है कि वो खुद से डाइपोल नहीं बना, कुछ ऐसी कंडीशन पैदा किया कि इसके अंदर भी पोलैरिटी डेवलप कर दिया। यानी अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी मैं प्लस माइनस पैदा करा दूं, तो वो डाइपोल बोला जाएगा इंड्यूस डाइपोल, पैदा किया गया डाइपोल। और नॉर्मल डाइपोल लिखा है, इसका मतलब ये पैदाइशी डाइपोल है, ये खुद डाइपोल बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और शिफ्टिंग करके, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब बात आती है सर इंड्यूस डाइपोल कैसे? सर यहाँ तो चार्ज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सपोज करो, मान लो यहाँ पे कोई आयन आ गया, सोडियम है, बराबर, इसके सामने मैं H2 मॉलिक्यूल को लेके आया ऐसे। अब ये क्या है? आयन। और ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बराबर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको लगेगा सर आप बोलो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस डाइपोल बनता है कैसे? इस पॉजिटिव को देख के इसका जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या लालच नहीं आएगा चलो यार सोडियम की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव आया है, बात समझा क्या? तो इस पॉजिटिव को देख के इनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर भागेंगे टुवर्ड्स सोडियम, बराबर। जब इनके इलेक्ट्रॉन कैटायन को देख के इधर भागेंगे, तो क्या इस पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा? इधर क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। बिना सोडियम के क्या ये बात हो सकती थी? ये अपने आप डाइपोल बन सकते थे? इसने इसके अंदर डाइपोल पैदा करा दिया। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। समझा? फील आई? इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? ठीक है, तो यार इंड्यूस्ड डाइपोल पैदाइशी डाइपोल नहीं होते, वो ओरिजिनली नॉन पोलर। जहां भी लिखे बेटा ना इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जहां लिखे डाइपोल यानी पोलर मॉलिक्यूल। अब समझ गए? अब देखो तुम कितनी आसानी से आंसर करोगे। पहला क्या था? आयन डाइपोल। अब आप बताओ, आयन डाइपोल का मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। भाई डाइपोल का मतलब पोलर। फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। समझा अच्छे से? क्या लिखूंगा? अब अंदर घुसता हूं, ठीक है, चलो। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं बेटा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जहां पे बोले इंड्यूस्ड डाइपोल, वहां तुम समझ लो कि मेरा मॉलिक्यूल कैसा था? नॉन पोलर। जहां बोले डाइपोल, इसका मतलब मॉलिक्यूल खुद ही क्या है? पोलर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मैं आपको पढ़ाता हूं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। मुझे लगता है आज का लेक्चर निकल जाए। आयन डाइपोल अट्रैक्शन देखिए, आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा? अगर आपको डिफाइन करने को बोलूं, एक नंबर का क्वेश्चन बोलूं, डिफाइन आयन डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज आयन डाइपोल? आयन डाइपोल अट्रैक्शन तो क्या बोलोगे? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन
एंड पोलर मॉलिक्यूल, बराबर। अब वो आयन कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any ion, any cation or anion, and polar molecule, polar molecule। अब बात आती है सर, जरा एग्जांपल दीजिए। आयन डाइपोल समझ में आया, हाँ भाई यहाँ आयन डाइपोल हुआ है, अट्रैक्शन। चलो अपन लोग एक बात पे फोकस करते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है, बराबर। इस चीज से हम आयन डाइपोल आपको समझाना है कि NaCl को बेटा जब हम पानी में डालते हैं तो नमक गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अपने को पता है कि सोडियम क्लोराइड में होता है आयनिक बॉन्ड, बराबर। आपने पढ़ा होगा 10th में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, बराबर। ये सोडियम क्लोराइड, इसमें ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे इस नमक को तुम पानी में डालते हो, नमक गायब, घुल जाता है। घुलने का मतलब हो ना हो, पानी में डालने पर इन दोनों के बीच का प्यार खत्म हो जाता है, ठीक है। दोनों अलग जुदाई हो गई, ठीक है, और वो गायब हो गए। भाई जब तक ये अट्रैक्शन रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा, आपको नमक दिखाई देगा। और अगर कुछ भी करके तुमने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया तो Na+ अपने रास्ते, Cl- अपने रास्ते, नमक गायब हो गया। हम बोलते नमक घुल गया, बराबर है, ठीक है। अब समझो पानी ने ऐसा क्या किया। देखो हमने इसको लिया, नमक को पानी में डाल दिया। पानी क्या है, डाइपोल, समझिए जरा, वाटर। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा होती है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, यानी इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, बराबर। तो अच्छा बताओ, जैसे ही नमक, आप दिमाग में एक बात सेट करो कि अगर नमक पानी में घुला है, इसका मतलब पानी में जाते ही ये आयनिक बॉन्ड टूट गया होगा, ये दोनों अलग हो गए होंगे, इसीलिए नमक घुल गया। जब तक इन दोनों में अट्रैक्शन बरकरार रहेगा, नमक नमक रहेगा, और पानी आके इनके अस्तित्व को खत्म कर देता है। बात समझा कैसे, जरा देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे इसको मैं पानी में डालूंगा, Na+ क्या करेगा, पानी के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा क्या, तो Na+ को क्या करेगा बेटा, चारों तरफ से पानी इसको ऐसे घेरेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन होना, किसी आयन का हाइड्रेशन होना। आयन की चारों तरफ पानी जाके आयन को घेर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, ठीक है। पानी घेरा तो हाइड्रेशन, कोई दूसरा सॉल्वेंट घेरा तो सॉल्वेशन, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है Na+ पानी के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कुछ इस तरह से Na+ को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देगा। चलिए, और अंडरस्टूड बेटा, यहाँ पे आपका, तो अच्छा बताओ, Cl- पानी के कौन से पोल को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पोल। यानी इसको जब पानी घेरेगा तो कुछ इस प्रकार से घेरेगा, ऐसा, ठीक है। इसको हाइड्रोजन मानना, दूसरे को आयोडीन नजर आता है, ठीक है। अब मैं इतना ज्यादा बना नहीं सकता, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल घेर लेते हैं यहाँ पे, बात समझा ना। ये अच्छा एक बात, पानी के अंदर जैसे ही NaCl गया, जो पानी का कैटायन, सॉरी NaCl का कैटायन था, उसने पानी के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट कर लिया, और ये जो Cl- था, पानी के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर लिया। और पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन, ये बात तो जग जाहिर है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, पहले क्या, जब तक पानी नहीं था तब तक सोडियम का प्यार केवल किसके साथ था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बराबर। अब सोडियम का अफेयर ऑक्सीजन के साथ भी स्टार्ट हुआ, Na+ इस O- से भी अट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। Cl- भी किसी के साथ लग गया, H+ के साथ अट्रैक्शन स्टार्ट किया। पहले क्या था, जब तक पानी नहीं था, सोडियम और क्लोरीन में जबरदस्त प्यार था, ठीक है। जैसे ही पानी आया, सोडियम ऑक्सीजन से भी अट्रैक्ट होने लगा, क्लोरीन H+ से भी अट्रैक्ट होने लगा। क्या अभी भी उतना प्यार रह जाएगा क्या जितना पहले था, सोडियम और क्लोरीन, यानी इनका प्यार कम पड़ गया, यानी बॉन्ड वीक पड़ गया। बॉन्ड वीक पड़ेगा, टूट जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा। बात समझा क्या, किस तरह से सोडियम क्लोराइड पानी में घुलता है, आया समझ में, ठीक है। अब बात आती है सर क्या हुआ, क्या देखो Na+O-, क्या इसमें अट्रैक्शन चलेगा,
ये देखिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। और जरा इस अट्रैक्शन को ध्यान से देखो, Na+ क्या कोई आयन है? Na+ इज द आयन ना, पानी क्या डाइपोल, हुआ ना आयन डाइपोल अट्रैक्शन, बात समझे ना, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। Cl- आयन है, वाटर डाइपोल है, तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छे समझ में आया, ठीक है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, यानी अब देखो जब भी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं ना, ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक रूल है, हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। यानी जितनी कम एनर्जी होगी तुम उतना स्टेबल हो, जितनी तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी होगी तुम उतना अनस्टेबल हो। नेचर का रूल है। सोचो तुमको डेंगू हो गया, ठीक है, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, तुम घूमोगे फिरोगे टहलोगे क्या, बिस्तर पकड़ लोगे, स्टेबल हो गए, ठीक है, और एकदम तुम्हारे एक्टिव बहुत एनर्जी है, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, निकल रहे हो, ठीक है, क्या अनस्टेबल हो तुम। तो जितनी कम एनर्जी होगी तुम उतना ज्यादा स्टेबल फील करते हो, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने अनस्टेबल होगे। तो इस रूल को ध्यान रखना, हायर द एनर्जी, हायर द लोअर द, and lower the energy higher, ठीक है। जैसे पैसा भी क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है, ठीक है, माया है, एकदम एनर्जी है। तो क्या अगर तुम्हारे बहुत पैसा होगा, क्या तुम स्टेबल रहोगे क्या? तुम्हारे बहुत एनर्जी, पैसा बहुत है, हाँ शॉपिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, समझे ना, अभी तो पीते तो नहीं होगे, बाकी क्या, और कुछ हो गए शौकीन, ऐसा नहीं है, दीपा बार में मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना पैसा रहेगा तो उतना क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, घूमते फिरते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। और लोअर द एनर्जी यानी पैसा ही नहीं जेब में, चुपचाप घर में रहोगे, घर की दाल रोटी का इंतजार करोगे, आप समझा क्या? तो होता क्या है, इसका मतलब सोचो ना कि बॉन्ड बनता क्यों होगा, बॉन्ड बनता क्यों होगा, ठीक है, व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्म, एक लाइन का आंसर देना, टू गेन स्टेबिलिटी। बॉन्ड इसलिए बनता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, आप शादी भी करते हो स्टेबल होने के लिए, बॉन्ड बनाते हो, परमानेंट बॉन्ड बनाते हो, केमिकल बॉन्ड, उसके बाद मुंह नहीं मार सकते कहीं, समझा क्या? ठीक है, तो भी क्या है, अरे समझो यही तो केमिस्ट्री, और क्या क्या है, शादी क्या है, बॉन्ड है। हाँ, लोग कार्ड में लिखा रहता है दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने वाले, ठीक है, इसका मतलब खत्म हुआ वापस, ठीक है। इसके बाद परमानेंट केमिकल बॉन्ड बना है, अभी तक वांडर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, वीक था, तोड़ते थे दूसरे के साथ बनाते थे, अब नहीं कर पाओगे। तो जब भी बेटा बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी, जैसे जो बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब एनर्जी का कंटेंट कम हो गया, एनर्जी बाहर चली गई, यानी एनर्जी डाउन हो गई, तो स्टेबिलिटी अचीव हो गई। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिनको कराने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ती है, बात समझा गया? एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसे प्रोसेस जिनके दौरान हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो, एंडोथर्मिक का मतलब ऐसे प्रोसेस जिनको कराने के लिए तुमको हीट या एनर्जी देनी पड़े। तो बॉन्ड बन रहा है स्टेबिलिटी गेन होने के लिए, तो पक्का है कि इसका मतलब जब भी बॉन्ड बनता होगा तो एनर्जी रिलीज होती होगी। अब सोचो, थोड़ी देर पानी को भूल जाओ, इसका मतलब जब NaCl ने बॉन्ड बनाया होगा, Na+Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ होगा, बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये स्टेबल फील किया होगा, तो यहां भी तो कोई एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान रखो, जब 1 मोल आयनिक बॉन्ड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जब 1 मोल गैसियस बॉन्ड बनता है, यानी 1 मोल आयनिक सॉल्ट बनता है, समझो Na+Cl-, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया और NaCl बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो इस दौरान क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। आप सोचो, जिस आयनिक बॉन्ड के बनते समय जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, वो आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्यों भैया, लैटिस एनर्जी क्या है, रिलीज होने वाली एनर्जी है। अगर जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी बाहर जा रही है, इसका मतलब उतना ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगी, और जितनी कम एनर्जी हो जाएगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि सोडियम प्लस और Cl- जब आयनिक बॉन्ड बनाए, तो सपोज करो 50 किलो जूल लैटिस एनर्जी रिलीज हुई,
50 किलो जूल। इसका मतलब इस बॉन्ड के बनते समय इतनी एनर्जी बाहर गई। इसका मतलब अगर मुझे NaCl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो कम से कम 50 तो देना पड़ेगा भाई, बनते समय जितनी बाहर गई है। इसका मतलब अगर इतनी या इससे ज्यादा दे दूं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझो, अभी उस चीज पे आ रहा जो आपको समझाना चाह रहा हूं। यानी अगर भैया बनते समय 50 किलो जूल रिलीज हुई, ठीक है, इसका मतलब अगर इसको 50, 60, 70 यानी 50 या 50 से ज्यादा दूंगा तभी ये बॉन्ड टूटेगा। अगर मैं 40 किलो जूल एनर्जी दूंगा तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं टूटेगा। यानी अगर आयनिक बॉन्ड को तोड़ना है तो कम से कम लैटिस एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी दीजिएगा, तब वो बॉन्ड टूटेगा। तो इसका मतलब पानी में डालने पर ये बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब हो ना हो पानी ने गेम खेला है, उसने इतनी एनर्जी आयन डाइपोल अट्रैक्शन से इतनी एनर्जी रिलीज किया होगा कि वो लैटिस के बराबर या उसको क्रॉस कर गई हो। बात समझिएगा, ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, यानी सोडियम और वाटर के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है। क्या अट्रैक्शन का मतलब क्या, बॉन्ड। इसका वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहां से भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो Na+O- के साथ वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब कोई आयन पानी के साथ बॉन्ड बना के जो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी Cl- पानी के साथ जब बॉन्ड बनाया होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज किया होगा। अब हो सकता है ये जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, हो सकता है वो 60 रही या हो सकता है वो 70 रही, यानी लैटिस को क्रॉस कर गई और बॉन्ड को तोड़ दिया। समझा क्या? यानी कहने का मतलब क्या कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस से कम होगी तो कभी भी कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो कभी भी कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा। यानी कब घुलेगा बेटा, हर किसी का लेक्चर ऐसा ही होता है। If hydration energy is greater than lattice energy, then compound is soluble in water. If hydration energy is less than lattice energy, compound is insoluble in water. आयनिक कंपाउंड की बात करो, क्योंकि लैटिस एनर्जी तो आयनिक कंपाउंड की है, insoluble in water। बात समझा क्या कि भाई अब सर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है यार, बेसिक अगर समझ में आ गया होगा। तो किसी भी आयन को जब पानी चारों तरफ से घेरता है तो या तो भाई वो कैटायन होगा या तो एनायन होगा। अगर कैटायन है तो पानी का निगेटिव पोल उसको घेर लेगा, तो उस कैटायन का पानी के साथ अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यानी when 1 mole of gaseous cation surrounded by n number of water molecule, then the amount of energy releases is called hydration energy. When 1 mole of gaseous anion surrounded by n number of water molecule, then the amount of energy released is called hydration energy. और अगर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज हो गई कि वो लैटिस के बराबर या उससे ज्यादा हो गई, तब ये बॉन्ड पानी में टूट जाएगा। समझा कि नहीं? और अगर सोचो यहाँ जो हाइड्रेशन रिलीज हुई वो अगर 30 किलो जूल होती और लैटिस कितनी थी 50, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में मिनिमम 50 चाहिए था। अब यहाँ से जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुआ उससे कितनी रिलीज हुई 30, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, ये ऐसे पानी पड़ रहा है। समझा क्या? तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा लैटिस से ज्यादा होगी तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। बाकी आयन डाइपोल अट्रैक्शन समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, अब यही तो कुछ बातें और हाइड्रेशन एनर्जी में आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ समझो, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक बात समझिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन मतलब कहने का क्या, जो आयन जितना छोटा होगा उसके चारों तरफ उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या, किसी आयन को पानी के मॉलिक्यूल जो घेर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। इसका मतलब जितना छोटा कैटायन होगा या जितना छोटा एनायन होगा उसके चारों तरफ उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे। ये बात बच्चों को हजम नहीं होती, उनको क्या लगता है, सब समझो सर, एक कैटायन सर ये है, इस पे +1 का चार्ज है। सर एक कैटायन ये है, इस पे भी +1 का चार्ज है। तो सर यहाँ तो सरफेस एरिया ज्यादा है ना,
यहाँ तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे, ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जरा चार्ज डेंसिटी पे फोकस करो, इस पे भी +1 का चार्ज, इस पे भी +1 का चार्ज, दोनों जो है कैटायन है, दोनों पानी के निगेटिव पोल को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। आप बताओ +1 की ताकत यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी? छोटे वाले में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी। छोटे से एरिया में इस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, बड़े से एरिया में चार्ज बहुत ज्यादा डिस्पर्स कर जाएगा, उतनी ताकत नहीं रह जाएगी, इसलिए कम वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा। लेकिन जो छोटा कैटायन होगा, यानी कहने का मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मेरे पास लिथियम है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, मैं बोलूं बताइए इनका ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, किसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे? तो अपने को पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब टॉप टू बॉटम के एलिमेंट है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है, आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, आपको पढ़ाऊंगा कि टॉप टू बॉटम चलने पर एलिमेंट का साइज बढ़ता है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। और पीरियड नंबर ये बताता है कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस सेल में, ठीक है। और एटम की साइज से मतलब ही होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पीरियड में लिथियम है, इसका मतलब लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल में है। थर्ड पीरियड का मतलब सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल में है। फोर्थ पीरियड का मतलब पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ सेल में जाएगा। रुबिडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ सेल में जाएगा। सीजियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका सिक्स्थ सेल में जाएगा। और एटम का साइज कैसे डिफाइन होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड साइज ऑफ एटम। इसका मतलब लिथियम का साइज ये, सोडियम का ये, पोटेशियम का ये, रुबिडियम का ये, सीजियम का ये। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी ना, एटम का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? लिथियम। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसका होगा? लिथियम। ये होगा ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझे ना? इसका साइज जिस कैटायन, भाई देखो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया, सब पे देखो +1 का चार्ज, तो चार्ज तो सब पे बराबर हो गया, ठीक है, 400 पे बराबर होगा। हाँ, इसको ऐसे मत कंपेयर करना कि सर सोडियम प्लस और सर मैग्नीशियम +2 में किसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली मैग्नीशियम +2 का होगा, तो क्या पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। लेकिन अगर चार्ज सेम हो चुके हैं तब आप देखो जो जितना छोटा कैटायन या एनायन होगा उसके चारों तरफ उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइज छोटू सा है, ठीक है, इसमें +1 का चार्ज, इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ, इस पे +1, इसका साइज और बड़ा हुआ, इस पे +1, इसका साइज और बड़ा हुआ, इस पे +1 और इसका साइज। तो सब पे अगर +1 है तो +1 की ताकत ज्यादा यही होगी, ठीक है। तो ये जो है वाटर के डाइपोल को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, इसके चारों तरफ ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? जितना छोटा आयन उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस देखो नीट क्या क्वेश्चन पूछता था, उसको बताता हूँ। यही आयन दिया गया था और आपसे बोला था आयनिक मोबिलिटी इन वाटर। क्वेश्चन आया था नीट में कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, आपको क्या करेगा? अरेंज दीज आयन, arrange these ions in the increasing order, in the increasing order of their ionic mobility, their ionic mobility in water। यानी आपसे सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहा है कि इन पांचों आयन में ये बताओ कौन सा आयन पानी में तेज मूव कर रहा है और कौन सा पानी में धीरे धीरे चल रहा है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयन की मूव करने की एबिलिटी, ठीक है, कि कौन सा आयन पानी में तेज भागेगा, कौन सा स्लो भागेगा, आप बताइए इस बात। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है यार लिथियम सबसे छोटू सा है, साइज का सबसे छोटा है, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, अगर ये बड़ा होगा तो भारी होगा, ठीक है, और ये हल्का होगा। तो बच्चे ऑर्डर ये करके आते हैं, लिथियम प्लस सबसे तेज भागेगा, उससे फिर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, और ये गलत हो जाता है। रीजन क्या है? उसने पूछा था इन वाटर,
तो अगर वाटर के अंदर ये आयंस है, इन आयंस को क्या पानी चारों तरफ से घेर के पकड़ नहीं लेगा? और किस आयन के चारों तरफ ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे? लिथियम। तो लिथियम के चारों तरफ सपोज करो लिथियम के चारों तरफ 1000 वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए, इसके यहाँ 800 हुए, तो 800 वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लिए। इसको मान लीजिए 600 पकड़े, इसको 500 पकड़े, इसको 300 पकड़े वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे चारों तरफ से तो ये भारी हो जाएगा ना। अगर सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मूव करना चाह रहा हूँ, 100 लोग आगे में चारों तरफ पकड़ लिए हैं, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? और मुझे 2 लोग अगर पकड़े हैं, शायद मैं थोड़ा सा झटका उटका मार के आगे निकल जाऊँ। समझा? तो बस वही काम है, इसको इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिए हैं कि चारों तरफ से इसको पैक कर लिए हैं, ये आयन मोटापे का शिकार हो गया है। समझा गया? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स को घेर के पकड़ लिए। इसे सबसे धीमे पानी में यही चलेगा, ठीक है? यानी जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे धीमा आयनिक मोबिलिटी लिथियम का होगा, उससे फास्ट चलेगा सोडियम, उससे फास्ट चलेगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर बताओ बात समझ में आई? तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्लियर हुआ क्या? किसी भी आयन और डाइपोल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल। या आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। चलिए दूसरा क्या था बेटा बताओ? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसका मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, और अगर डाइपोल डाइपोल बोल रहा हूं यानी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे, बराबर। तो सेकंड जो मेरे पास है, सेकंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, बराबर, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक गैसियस सिलेंडर में HCl के कई सारे मॉलिक्यूल हैं, कैसा भी लिखूं HCl है, इसको ClH मत पढ़ने लगो, ठीक है? ये अब आप देखिए सारे पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तुम चाहो पूरे बोर्ड में बना डालो, समय है तुम्हारे पास, ठीक है? तुम ही समझ लेंगे अपन। तो अब क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल पोलर है, तो ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये सारे डाइपोल है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के डाइपोल का नेगेटिव पोल दूसरे के डाइपोल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा क्या? इसका जो नेगेटिव पोल होगा दूसरे के पॉजिटिव पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब इसका पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा पूरा का पूरा डाइपोल भी इधर आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि H+Cl मान लो साथ छोड़ करके ले गया, अच्छा तो मुझे खींच रहा, मैं चलता इसको छोड़। अगर H+ आ रहा है, इस डाइपोल का जो नेगेटिव पोल है अगले डाइपोल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो पूरा का पूरा ये डाइपोल इधर आएगा ना। तो इस डाइपोल ने इस डाइपोल को अट्रैक्ट कर लिया, दिस कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब इस डाइपोल का नेगेटिव पोल इस डाइपोल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो पूरा डाइपोल भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस डाइपोल को जो है जानबूझकर इसीलिए ऐसा बनाया था। अब इस डाइपोल का पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को, ये भी पूरा डाइपोल भी ऊपर जाएगा। फिर इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को, इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को, तो पूरा का पूरा ये भी ऊपर जाएगा और साथ साथ ये भी डाइपोल डाइपोल। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझा क्या? ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, यानी पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और ये एक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, तीसरा क्या था? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन दिया है बुक्स में पासो, दिया है क्या? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है? मतलब ताकत में पहले क्या था? आयन डाइपोल, सेकंड डाइपोल डाइपोल, अब उससे भी कौन होता है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड, फिर उसके बाद लंदन फोर्स, ठीक है? चलो आज का लेक्चर यही रखूंगा, सुन लो। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? इसका मतलब, अच्छा बताओ, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसमें मैं डाइपोल पैदा कराऊंगा, बराबर। तो इसका मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
यानी आयन और बड़ा अजीब लगता है। देखो अभी आपको समझ में आ रहा है, तो आपको मजा आ रहा है। मेरे कोई पूछे क्या यार आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे क्या, बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, बैकी बैकी। आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, नॉन पोलर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, एक चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल को कैसे अट्रैक्ट करेगी? तो चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल को डाइपोल बनवाएगी फिर अट्रैक्ट करेगी। बात समझा क्या? इसका मतलब क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ion and non-polar molecule। यानी कोई आयन जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल बना के। जैसे सपोज करो मैं ऐसे समझो कि मैंने Cl माइनस लिया, पहले एन आया फिर कैटायन भी समझा दूंगा। Cl माइनस ले लिया, ये कोई आयन है, इसके सामने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने H ले लिया, H2, ये कैसा है? नॉन पोलर। अच्छा, अगर इस आयन के सामने ये मॉलिक्यूल आएगा तो इस नेगेटिव को देख के इलेक्ट्रॉन इधर तो आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इस नेगेटिव को देख के सारे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे चलो इधर खिसक जाते हैं क्योंकि इधर नेगेटिव है, अगर मैं इधर आऊंगा तो मुझे रिपल्शन मिल जाएगा। तब तो अट्रैक्शन कहाँ होगा फिर? अगर सोचो अगर इधर खिसक गया तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो अट्रैक्शन की वजह क्या होगा? रिपल्शन होगा। अपन को तो क्या समझना है? अट्रैक्शन समझना है। इसका मतलब जो आयन आएगा Cl माइनस, इसको देख के जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है बोलेंगे इधर माइनस है, हम लोग इधर नहीं आ पाएंगे, खतरा है, चलो उधर भागते हैं, अपने शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को उधर खिसकाएंगे। इससे इस पे क्या आएगा? इधर खिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इधर क्या आएगा? क्या इसके अंदर डाइपोल पैदा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस डाइपोल। अब क्या ये Cl माइनस और इस H2 मॉलिक्यूल के H प्लस में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझा? अब चलो बात असल कैटायन का भी समझा दो, बिल्कुल आसान। मान लो ये सोडियम प्लस ले लिया, अब ये कैटायन है, इसके सामने भी H को ला रहा हूं, अब ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है इस प्लस को देख क्या बोलेंगे? चलो इधर खिसक सकते हैं भाई, माइनस प्लस की तरफ जाता है ना, तो अब ये ठीक है, तो अब क्या होगा आपका? चलिए, तो अब इस प्लस को देख के क्या होगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, बराबर, जिससे क्या होगा? इधर क्या आएगा? नेगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये बन गया क्या? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इस आयन का प्लस इस इंड्यूस्ड डाइपोल के माइनस को अट्रैक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और यही अगर HCl होता तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आया क्या? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। कोई दिक्कत है यार? 2 मिनट और दे दो तो मैं खत्म कर देता टॉपिक, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझाना है, 2 मिनट बस। 1 मिनट में आपका डाइपोल हो जाएगा, थोड़ा तो बैठ सकते हो ना, कौन सा तुमको पाइल्स है, ठीक है। घर पे क्या है? हाँ घर पे काम ही क्या, सही बात है, चाय खा के सो जाओगे। चलो अगला क्या था बेटा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ लो, 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इससे क्या जब अगली बार आऊंगा तो उस पर क्वेश्चन करेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, डाइपोल का मतलब मेरा मॉलिक्यूल पोलर, ठीक है, भेज देंगे बेटा, PDF भेज देंगे। डाइपोल का मतलब मेरा मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझा ना? यानी पोलर और नॉन पोलर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब से कभी कभी क्या, अभी आप आपको बात भूल जाते हो, कोई ऐसा रैंडमली पूछेगा बताओ क्या पोलर नॉन पोलर अट्रैक्ट करते हैं क्या, तो बोलो नहीं, कहाँ करते हैं। याद करना स्टेट्स ऑफ मैटर कि पोलर का मतलब डाइपोल है, नॉन पोलर उसको डाइपोल पैदा करा के अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। चलिए डाइपोल है, चलो मैं HCl ले लूं, चलेगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, बराबर। अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है, इंड्यूस्ड डाइपोल, चलो हाइड्रोजन ही ले लो, चलेगा। आप Cl2 लो, Br2 लो, O2 लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब क्या होगा? इस डाइपोल के माइनस को देख के क्या इसके शेयर इलेक्ट्रॉन पर इधर आएंगे, इससे दूर भागेंगे? दूर भागेंगे, इधर कुछ भागेंगे, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया, क्या डाइपोल पैदा हो गया। अब इस ओरिजिनल डाइपोल का नेगेटिव पोल इस इंड्यूस्ड डाइपोल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लग गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब बात आती है सर अगर ऐसा लिख दूं तो कोई बात नहीं, समझदार हो, तुम समझ लो क्या होने वाला है। मान लो ऐसा लिख दिया,
और यही H2 ही लिखा मैंने, ये लो। अब इस प्लस को देख के इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। ठीक है, अब इसमें अट्रैक्शन स्टार, समझा? ठीक है, चलो लास्ट क्या है अपना, लंदन। ये थोड़ा अजीब है, बच्चों को कम समझ में आता है, क्योंकि लंदन फोर्स क्या होता है, अभी तक देखो तुमने सारे अट्रैक्शन देख लिए होंगे, आयन और पोलर, आयन डाइपोल, ठीक है, पोलर और पोलर, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, आयन और नॉन पोलर, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी तक बात नहीं हुई नॉन पोलर, नॉन पोलर, बराबर है ना? यही बचे हैं कि क्या सर नॉन पोलर में भी अट्रैक्शन होता है क्या? हाँ होता है, उसी को लंदन नॉन पोलर के बीच में। इसका मतलब लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, या इसी का एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है इंस्टैंटेनियस डाइपोल, क्योंकि यही कहानी समझ में आएगी। इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। हैंड राइटिंग मेरी गंदी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ लेक्चर बोलता हूँ, माफ कर दो, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बात समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, सर नॉन पोलर यानी डाइपोल भी पैदा नहीं करा पाएगा, भाई मैं नॉन पोलर हूँ, सामने भी नॉन पोलर है, तो डाइपोल तो दोनों के अंदर नहीं पैदा होगा। भाई एक आयन होता है, एक नॉन पोलर, तो आयन को देख के वो अपना रंग बदलता है, या तो इलेक्ट्रॉन को राइट शिफ्ट करता है, या तो लेफ्ट, और इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है। और सर दोनों नॉन पोलर है, डाइपोल बन नहीं सकता। तो नॉन पोलर यानी अगर एक सिलेंडर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रखे हैं, तो क्या हाइड्रोजन H2 भी अट्रैक्ट हो रहे हैं? डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं। किस अट्रैक्शन से? लंदन फोर्स से। अब बात अभी सर समझाओ, चलो अब देखो, मान लो ये H2 मॉलिक्यूल है, तो मान लो उसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में समझेगा। तो समझो ये ऑर्बिटल है, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, बहुत ध्यान से, इंस्टैंटेनियस डाइपोल का मतलब समझो, कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा, कोई एक ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आएगा जिस समय सारे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। इंस्टेंट लिखा है, किसी एक प्रॉपर इंस्टेंट पे या किसी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाई वाई जेड कुछ ऐसा समझो, ठीक है, किसी एक प्रॉपर इंस्टेंट पे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो क्या इधर पॉजिटिव डेवलप होगा? तो ये बहुत देर तक नहीं रहेगा। नाम क्या है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल। ये इंस्टेंट के लिए बना है, हो सकता है 10⁶ सेकंड के बाद खत्म भी हो जाए। बात समझिएगा, एक इंस्टेंट के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट पे बना, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एक समय ऐसा आया, एक प्रॉपर इंस्टेंट पे ऐसा टाइम आया कि सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो क्या ये डाइपोल बना? नेगेटिव पॉजिटिव, अरे इधर नेगेटिव आया इलेक्ट्रॉन, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इधर पॉजिटिव जनरेट हो, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो इसको प्लस से दिखाते हैं ना, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक तो क्या लिखते हैं Na+ ना, बराबर। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक समय पे यहाँ आए, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये भी डाइपोल बना। और कैसा डाइपोल है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल। मैं इंड्यूस नहीं बोल सकता, इंड्यूस तब होता जब कोई सामने आता और ये अपना रंग बदलता और डाइपोल बनता, कोई नहीं है, ये अपने आप ही डाइपोल बना, ठीक है। तो इंस्टैंटेनियस डाइपोल बहुत कम सेकंड के लिए होगा, खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब समझो, अब ये इंस्टैंटेनियस डाइपोल है, इंस्टेंट के लिए बना है, बाजू में S2 रखा हुआ है, वो देख रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ प्लस आया, चलो मेरे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाओ फटाक से, इसको प्लस को देख के, ठीक है, इसको देख के दूसरे वाले मॉलिक्यूल का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बट ये इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर ये ना डाइपोल बनता, इसका प्लस ना देता, कैसे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आते क्या? तो ये कैसा डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या होगा, कि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, दिस गॉट इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड, समझा? इसको लंदन फोर्स आया समझ में? ये चीज तुम्हारे बुक में शायद मुझे लगता है आधा पैराग्राफ लिखा होगा, तुम पूरा पढ़ रहे हो, तुमको समझ में नहीं है, गारंटी देता हूँ, ठीक है। जितने प्यार से मैंने तुम्हें समझा दिया है क्या हुआ है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं अपन लोग।